Hello everyone and welcome to today's class। आज हम संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी पढ़ेंगे गिवन बाय जीन प्याजे। संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे के कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब जीवन काल के अलग अलग अवस्थाओं में किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इसको समझने से पहले हम एक बहुत ही फेमस थ्योरी विच इज़ द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि जीन प्याजे ने दी थी उसको समझेंगे, क्योंकि उसको जानकर ही हम अलग अलग जीवन काल की अवस्थाओं के अंदर होने वाले कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेटर समझ पाएंगे। जीन प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है वो थ्योरी ये कहती है कि बच्चे अपने जीवन काल में मानसिक विकास को करने के लिए अलग अलग कुल 4 अवस्थाओं से स्टेजेस से गुजरते हैं। ये थ्योरी सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस नहीं करती कि बच्चे नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं, परंतु ये भी बताती है कि बच्चे किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस को भी विकसित करते हैं। प्याजे ये बिलीव करते हैं कि बच्चे लर्निंग प्रोसेस में एक एक्टिव रोल निभाकर कुछ छोटे साइंटिस्ट की तरह छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशंस करके दुनिया के बारे में जानते हैं और सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चे वर्ल्ड या अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरैक्ट करते हैं वैसे वैसे वे नई नॉलेज को अक्वायर करते हैं, पुरानी नॉलेज को बढ़ोतरी करते हैं और अपने पुराने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। जीन प्याजे द्वारा दी गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की स्टेजेस को समझने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं जो कि ये बताता है कि बच्चे के अंदर मानसिक और इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विकास होने में किन किन मेजर कॉन्सेप्ट्स का रोल बड़ा प्रभावी माना जाता है। सबसे पहले आता है स्कीमास। स्कीमास बेसिकली वो फिजिकल और मेंटल एक्शंस हैं जो कि हमें समझने में और जानने में मदद करता है। आसपास की कोई भी वस्तु, सिचुएशन को समझने और जानने में मदद करता है। स्कीमास बेसिकली ज्ञान की कैटेगरीज हैं जो कि हमें संसार को समझने में मदद करती हैं। प्याजे के अनुसार एक स्कीमा ज्ञान को भी इंक्लूड करता है और साथ में उस प्रोसेस को भी इन्वॉल्व करता है जो कि उस ज्ञान को अर्जित करने में वो गतिविधि की गई। जैसे जैसे हमें अनुभव होता है, हम नए नए अनुभव करते हैं, वैसे ही हमें नई जानकारी मिलती जाती है जो हम पुरानी एग्जिस्टिंग स्कीमाज में नई जानकारी ऐड करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जब एक 4 पैर के जीव को देखता है, एनिमल को देखता है जिसके फर है, बाल हैं, 2 कान, 1 पूंछ है और वो उस एनिमल को उसे बताया जाता है कि दिस इज़ अ डॉग, ये डॉग है। अब उसने अब तक जितने भी डॉग देखे वो छोटे आकार के थे, तो उसने दिमाग में एक स्कीमा ये तय कर लिया कि कुत्ते जो हैं, डॉग्स जो हैं, वो 4 पैर के छोटी साइज के 1 पूंछ और 2 कान वाले जीव होते हैं। अचानक वो बच्चा एक बड़े डॉग को देखता है। अब उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन क्या थी कि छोटे आकार के 4 पैर 1 पूंछ 2 कान वाले फरी एनिमल्स डॉग्स होते हैं। बट अब जब उसने एक बड़ा कुत्ता देखा तो उसने अपनी पुरानी और या एग्जिस्टिंग स्कीमा को नई ऑब्जर्वेशन से अपडेट कर लिया कि नहीं, कुत्ते बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, ज़्यादा फरी, कम फरी, काले, पीले, ब्राउन, हर कलर के होते हैं। तो आपकी किसी भी विषय वस्तु को लेकर जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसे हम स्कीमा कहते हैं। हम जिस गतिविधि या जिस प्रोसेस से उस जानकारी को अटेन कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं,
उस प्रोसेस को भी स्कीमा के अंतर्गत, स्कीमा की बाउंड्रीज में लाया जाता है, माना जाता है। पुरानी स्कीमाज यानी पुरानी जानकारी को नए एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, हम नई जानकारी के माध्यम से अपडेट करते हैं और ज्ञान अर्जित करते चले जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है असिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम नई जानकारी पुरानी जानकारी को अपडेट करते हैं, नई जानकारी के माध्यम से पुरानी जानकारी को अपडेट करते हैं। ये एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम अनुभवों के माध्यम से पुराने हमारे जो विचार हैं या पुरानी हमारी जो मान्यताएं हैं उनको नई जानकारी के आधार पर और भी ज़्यादा उनमें सुधार करते हैं। जैसे बच्चे ने पहली बार 4 पैरों का जीव देखा और उसे अपने दिमाग में बिठा लिया। किसी ने उसे बताया कि इस जीव को DOG डॉग कहते हैं, तो इस जानकारी को उसने अपने दिमाग में असिमिलेट कर लिया, आत्मसात कर लिया। सो दिस प्रोसेस इज असिमिलेशन। जब उसने बड़ा डॉगी देखा तो उस प्रोसेस को भी उसने, उस जानकारी को भी अपने दिमाग में आत्मसात कर लिया, असिमिलेट कर लिया, यानी पुरानी जानकारी को अपडेट किया नई जानकारी को आत्मसात करके। तीसरा आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का अर्थ ये है कि आपने अभी तक 4 पैर के बच्चे ने 4 पैर के जीव को डॉग के रूप में ही पहचाना है। स्कीमा के माध्यम से उसने 4 पैर का जीव को डॉग के रूप में पहचान लिया, अपने दिमाग में मान लिया। असिमिलेशन के माध्यम से उसने ये जाना कि बड़ा छोटा हो सकता है डॉग, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, उसमें अलग अलग वैरायटी हो सकती है। अचानक उसके सामने एक दिन एक कैट आ जाती है। अब वो क्या करेगा, वो अकोमोडेट करेगा कि हर 4 पैर का जीव डॉग नहीं होता, 4 पैर का जीव जो हल्का अलग नजर आए वो कैट भी हो सकता है। यानी अब उसने अपनी एक पूरी नई कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन तैयार कर ली। पहले हर 4 पैर का जीव उसके लिए डॉग था, अब उसने नई कैटेगरी बनाई कि 4 पैर का जीव कैट भी होता है, वो भी धारीदार हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, काला हो सकता है, चितकबरा हो सकता है। सो दिस इज व्हाट इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बेसिकली हमारी एग्जिस्टिंग स्कीमाज और आइडियाज़ को मॉडिफाई करके पूरा नया सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट करना थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस का प्रोसेस होता है। देन वी कम टू इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मतलब साम्य धारण। एक बच्चा असिमिलेशन और अकोमोडेशन में संतुलन बनाता है। धीरे धीरे वो नई जानकारी और नई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को असिमिलेट अकोमोडेट करने की प्रक्रिया में संतुलन बिठाता है। इस संतुलन बिठाने की प्रक्रिया को हम साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की जो एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा है, यानी मेंटल जो भी उसका बिलीफ है, उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन को असिमिलेट करना और अपनी सोच का, अपने विचार को बदल कर नई इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट करना। उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को सूप बहुत पसंद है, वो अपने परिवार के साथ रेगुलरली सूप लेता है, पीता है और उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद है। उसने अपने दिमाग में ये तय कर लिया है कि सूप जो होता है वो स्वादिष्ट ही होता है। अचानक वो एक दिन अपने दोस्त के घर जाता है और उसे सूप सर्व किया जाता है, पर उसे वो सूप पसंद नहीं आता। इनिशियली वो बच्चा असिमिलेशन एरिया में है, वो ये फील करता है कि क्योंकि सारे सूप अच्छे हैं, उसके घर पे जितने भी सूप उसने पिए हैं वो सब अच्छे हैं, इसका अर्थ है कि दुनिया में सारे सूप स्वादिष्ट ही होते हैं। अब बच्चा अपने दोस्त के यहाँ उस खराब सूप को पीता है, फिर भी मन में सोचता है कि नहीं, सूप अच्छे ही होते हैं, फिर पीता है, नापसंद करता है, फिर पीता है, नापसंद करता है। अब उसका दिमाग एक इक्विलिब्रेशन की स्टेज में आता है। पहले वो उस चीज़ को नकार देता है, जिसके अंदर उसका दिमाग ये कह रहा है कि सूप हर बार स्वादिष्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, और
कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है कि नहीं, मैंने अब तक जितने सूप पिए थे सब स्वादिष्ट ही होते हैं। इस डिसइक्विलिब्रेशन को खत्म करने के लिए, यानी असंतुलन की अवस्था को खत्म करने के लिए बच्चा अब अकोमोडेशन करता है, यानी वो ये सोचता है कि सारे सूप स्वादिष्ट नहीं होते, कई बार सूप बुरे टेस्ट भी कर सकते हैं। अब उसने अकोमोडेट भी कर लिया। इस प्रक्रिया से उसने असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में एक संतुलन लाया, एक इक्विलिब्रेशन लाया, जिससे वो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल कंक्लूजन तक पहुंच पाया। तो स्कीमाज, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन बेसिकली जानकारी को आत्मसात करना, नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ मिलाकर एक अपडेटेड मेंटल बिलीफ को डेवलप करना और एक संतुलन स्थापित करना, नई जानकारी और पुरानी जानकारी के परिणाम स्वरूप जो भी हमें कंक्लूजन हम डिराइव करते हैं वो एक संतुलित कंक्लूजन हो। इन सारी प्रक्रियाओं से ये 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। Now let's start with the stages of cognitive development. पियाजे ने 4 स्टेजेस बनाई इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक विकास की, जिसके अंदर पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से 2 वर्ष की आयु तक ये स्टेज रहती है। इसमें 2 शब्द हैं, सेंसरी और मोटर, यानी इस समय बच्चा आमतौर पर अपने सेंसेस, देखना, टच करना, सुनना, टेस्ट करना आदि सेंसेस के आधार पर और अपना तीव्रता से डेवलप होने वाला जो मोटर डेवलपमेंट है, यानी अपने शरीर के मूवमेंट्स का जो डेवलपमेंट है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से नई नई जानकारी जुटाता है। बच्चा अपने सेंसेस के माध्यम से और चीज़ों को मोटर डेवलपमेंट के माध्यम से नई चीज़ों को सीखता है, अपना बौद्धिक विकास करता है। इस समय बच्चा दुनिया को समझ रहा है। शुरुआत में 0 से 1 माह की अवस्था में बच्चा सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अपने रिफ्लेक्सेस के आधार पर ही जानकारी जुटाता है। रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग रिफ्लेक्स, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, लुकिंग, लिसनिंग एटसेट्रा। इन रिफ्लेक्सेस के आधार पर बच्चा जो है वो जानकारी जुटाना शुरू करता है। 1 से 4 माह की आयु में आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। ये वो सब स्टेज है जो कि नई जानकारी को जुटाने की अवस्था है, यानी इस समय बच्चा गलती से अगर अपना अंगूठा चूस ले तो वो दोबारा इंटेंशनली इसी एक्शन को रिपीट करेगा, क्योंकि उसको इस प्रक्रिया से आनंद मिला, यानी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ का रिपीटिशन करता है बच्चा इस अवस्था में। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, कोई ऐसी गतिविधि बच्चा गलती से कर गया जो उसको पसंद आई और फिर वो इंटेंशनली उस चीज़ को दोबारा रिपीट करता जाता है। 4 से 8 माह की आयु में बच्चा आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन की स्टेज में। इस समय बच्चा ऐसी चीज़ों को दोबारा करने की कोशिश करता है जिससे उसके कार्यों को साध सके वो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एक टॉय को मुंह में लेने के लिए पहले थोड़ा सा रेंग कर उस टॉय को उठाकर फिर मुंह में डालेगा, यानी उसने 2 गतिविधियों को इनको कंबाइन किया अपने स्वार्थ को साधने के लिए, उस टॉय को मुंह में लेने के लिए। दैट इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी वो इंटेंशनली ऐसी एक्टिविटीज़ को दोबारा तिबारा करता जाएगा ताकि उसके स्वार्थ या उसकी इच्छा की चीज़ पूरी हो जाए। 8 से 12 माह में आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस। इसमें भी बच्चा कई सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके अपने प्लेजरेबल कंक्लूजन्स तक पहुंचना चाहता है। इस समय बच्चा इंटेंशनल, यानी अपने द्वारा की गई एक्टिविटीज़, पहले बच्चा क्या था, अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं था तो अनइंटेंशनल या इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कर लेता था। अब क्योंकि मोटर डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है, बच्चे का अपने एक्शंस पे धीरे धीरे कंट्रोल आने लगा है, तो वो इंटेंशनल एक्शन करने लगा है और 2-3 जानकारियों का कॉम्बिनेशन करके डिज़ायर्ड इफेक्ट लाने की कोशिश करता है। अपने आसपास एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है और दूसरों के बिहेवियर को कॉपी भी करना सीख रहा है।
इस समय वो अपने आसपास के चीज़ों को भी समझने लगा है और ये भी समझने लगा है कि ये चीज़ अच्छी है, ये खुरदरी है, ये तीखी है, ये गर्म है, ये ठंडी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई झुंझुना हाथ में दिया जाए तो बच्चा उस आवाज़ से आनंद प्राप्त करने के लिए उस झुंझुने को ज़ोर ज़ोर से हिलाएगा, या किसी चीज़ को अगर वो किसी बॉल को पकड़ना चाहता है और रास्ते में कोई चीज़ उसके बीच में पड़ी है, तो वो सीख जाता है कि इस चीज़ को हटा के मैं पीछे पड़ी बॉल को उठा सकता हूँ। यानी वो 2-3 एक्टिविटीज़ को कंबाइन करना सीख रहा है। फिर 12 से 18 यानी 1 से 1.5 साल की उम्र में बच्चा टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस पे पहुंचता है। इसमें बच्चे ट्रायल एंड एरर करना सीख जाते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कोशिश करते हैं, हार जाते हैं। ये ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन इस 5th सब स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। यानी बच्चा अपने माता पिता की अटेंशन को ग्रास्प करने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालना सीख जाता है। उसे पता है कि मैं अगर ऐसी आवाज़ निकालूंगा तो माँ आएंगी मेरे पास। द इन्फेंट जो है यानी शिशु जो है वो कई बार चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के या फिर चीज़ों को बिल्कुल खोल खाल के उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, या फिर वो अपने किसी खिलौने के पुर्जे पुर्जे अलग कर देगा और उसके बाद दोबारा उसको जोड़ने की कोशिश करेगा। इसे हम टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस बोलते हैं। लास्ट सब स्टेज आती है 1.5 से 2 साल की आयु में, 18 से 24 माह की आयु में, जो सिंबॉलिक थॉट्स की या रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स की स्टेज होती है। इस समय बच्चा ऑब्जेक्ट्स के लिए सिंबल्स जो है वो डेवलप करना शुरू कर देता है। इस समय बच्चा बहुत अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आसपास की दुनिया को समझना शुरू कर चुका है और इंटेंशनल एक्टिविटीज से अपने स्वार्थ को साधना भी शुरू कर चुका है। Coming to the second stage of cognitive development theory by Piaget, that is pre-operational stage, जो कि 2 वर्ष की आयु से 7 वर्ष की आयु तक रहता है। अब तक बच्चा अपने इंटेंशनल एक्टिविटीज से स्वार्थ साधता है। और एक और चीज़ जो सेंसरी मोटर स्टेज में होती है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व। अब बच्चा ये समझ गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सामने नहीं भी है तो भी वो एग्जिस्ट करता है। यानी अगर बच्चे से आप अचानक उसके हाथ से बॉल लेकर अपने पीछे बॉल छुपा देंगे तो वो पहले शुरुआत में तो ये समझेगा कि अब वो बॉल नहीं है, गायब हो चुकी है, पर धीरे धीरे उसे ये समझ में आ जाएगी कि बॉल आपके पीछे ही पड़ी है और अभी भी एग्जिस्ट करती है। So that is object permanence, that objects continue to exist even when they are not visible. अगर वो सामने नहीं है तो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर बॉल लुढ़क के टेबल के पीछे चली गई है तो बॉल वहीं है, बस टेबल के पीछे जा चुकी है। सो दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अचीव कर लेता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 2 से 7 साल की स्टेज है, इसमें 2-3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ है आत्म केंद्रित बच्चा। ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा सिर्फ खुद के सामान, खुद के टॉयज, खुद की ज़रूरतें, खुद की इच्छाएं तक ही सीमित रहता है। यहाँ वो दूसरों का पर्सपेक्टिव या दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता और सिर्फ अपनी ज़रूरतों तक ही केंद्रित रह जाता है। सो दैट इज ईगोसेंट्रिज्म, जो कि एक 2 से 7 साल के बच्चे के द्वारा की गई हर गतिविधि का केंद्र रहता है। देन वी हैव एनिमिज्म। एनिमिज्म का अर्थ होता है कि बच्चा जीववाद या जनात्मवाद, यानी हर चीज को जीवित माने, कि हर टॉय या टेडी बेयर हैव, सबके टॉयज और टेडी बेयर्स जो उसके हैं उसमें ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं। उसको दर्द होता है, उसको चोट लगती है, वो भी खाना खाता है, वो भी सोता है। इसके 4 स्टेजेस होती हैं एनिमिज्म की। 4 से 5 साल की आयु में बच्चा ये मान के चलता है कि हर चीज़ जीवित है और हर चीज़ को महसूस होता है। दूसरी स्टेज जब 5 से 7 साल का बच्चा होता है तो सोचता है कि हर ऑब्जेक्ट या हर वस्तु
जो मूव कर सकती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। 7 से 9 साल की आयु में बच्चा ये समझ जाता है कि जो स्वतः ही अपनी इच्छा से मूव कर जाते हैं, सिर्फ वे ही ऑब्जेक्ट्स अलाइव हैं, जीवित हैं। 9 से 12 साल की आयु में बच्चा ये समझ जाता है कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही जीवित हैं। टॉयज, चेयर, टेबल, बॉटल्स, ये सारी चीज़ें जीवित नहीं हैं। बट इस एनिमिज्म की चारों स्टेजेस में जब 7 वर्ष की आयु तक बच्चा आता है, तब तक वो शुरुआत में तो हर चीज़ को जीवित मानता है, और इस स्टेज के अंत आते आते बच्चा ये मानता है कि जो चीज़ें हिल डुल सकती हैं, मूव कर सकती हैं, यानी अगर बैटरी वाली कार है या बैटरी वाला टेडी बेयर है जो कि हिल डुल सकता है, तो वो जीवित है। देन वी हैव प्रिटेंड प्ले। आई एम श्योर आपने ये ज़रूर देखा होगा कि 2 से 7 साल के बच्चे अपने गुड़िया को पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, अपने किचन सेट में खाना बनाएंगे, या फिर पुलिस वाले बन जाएंगे, या फिर आर्मी वाले या कमांडो बन जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड प्रिटेंड प्ले। एक 5-7 बच्चों की चेन बनाकर ट्रेन बन जाएंगे, या फिर दोनों हाथ चौड़े करके प्लेन बन जाएंगे। सो दैट इज प्रिटेंड प्ले। बच्चा इस समय कई सारी इमेजिनरी चीज़ें करता है, इमेजिनरी दोस्त बना लेता है, ऐसी बातें करता है जैसे उसके पास कोई बैठ के उसकी बातें सुन रहा हो। सो दैट इज प्रिटेंड प्ले। बट एट द सेम टाइम बच्चा इस समय लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता। वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं लॉजिकल चीज़ों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अगर आप अपने बच्चे के सामने, जो कि 2 से 7 साल की आयु का है, के सामने 2 माटी के बॉल्स बना के रखें, फिर उसके बाद समान आकार और समान शेप एंड साइज के बॉल्स हैं, और एक माटी की बॉल को फ्लैट करके चौड़ा कर दें, उसी माटी की बॉल को फ्लैट करके चौड़ा कर दें, बच्चा ये मानेगा कि जो आकार में बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअल में बड़ा ही है। ये लॉजिक जो है बच्चों का अभी तक डेवलप नहीं होता कि जो चीज़ें पहले एक आकार की थी, यदि सिर्फ उसको दबा देने से आकार में बढ़ोतरी हो गई है तो वो एक्चुअल में बड़ा नहीं हो जाता। सो इस किस्म के लॉजिक के साथ बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। जो चीज़ें उन्हें बड़ी दिखती हैं उसको वो भारी मान लेते हैं, या जो ज़्यादा दिखती हैं उन्हें वो ज़्यादा मान लेते हैं। सो इस किस्म के लॉजिक के साथ बच्चे स्ट्रगल करते हैं। Coming to the third stage of concrete operational of this cognitive development theory is the concrete operational stage, जो कि 7 से 11 वर्षीय बच्चों के साथ होता है। इस समय बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू करता है, कंजर्वेशन, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन जैसी एबिलिटीज़ को अचीव करता है। कंजर्वेशन बेसिकली वो एबिलिटी है जो अभी तक बच्चे में नहीं थी, यानी कि यदि कोई आकार में बड़ी दिख रही है तो वो चीज़ ज़्यादा है, यदि कोई शेप जिसका चौड़ा है तो वो चीज़ बड़ी है। ऐसी चीज़ों को अब वो नकार देता है। वो ये समझ जाता है कि जो 2 माटी की इक्वल बॉल्स मेरे सामने रखी थी, मात्र उसको फ्लैट कर देने से वो ज़्यादा नहीं हो जाती। या फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के सामने 2 सेम आकार की ग्लासेस में समान मात्रा में पानी भर के रखा जाए। उसके बाद बच्चे को दूसरी जो एक ग्लास है उसका पानी एक लंबी ट्यूब में, जैसा कि इसके अंदर इस पिक्चर में विजिबल है, लंबी ट्यूब में डाल दिया जाए। अब दिखने में वो ट्यूब लंबी है, तो यदि बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज का होता, ऑल्दो उसने अभी देखा है कि दोनों ग्लासेस में समान पानी था और एक ग्लास का वही पानी किसी लंबी चीज़ में डाल दिया गया है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा उस लंबी चीज़ को ज़्यादा मानता। हाउएवर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते आते बच्चा कंजर्वेशन सीख लेता है, यानी सिर्फ आकार बदल जाने से मात्रा में कोई बदलाव नहीं आया है, वो ये समझ जाता है। 7 साल की आयु तक आते आते बच्चा तरल पदार्थों का कंजर्वेशन सीख लेता है, साथ ही वॉल्यूम का कंजर्वेशन भी सीख लेता है। सेकेंड क्वालिटी आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन वो एबिलिटी है जिसमें बच्चा चीज़ों का वर्गीकरण करना सीखता है। वर्गीकरण यानी कोई एक क्वालिटी के आधार पर चीज़ों को बांट दे। क्लासिफिकेशन में फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को ये पूछा जाए, उसके सामने 4 लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब रखे जाएं, तो और अगर उससे ये पूछा जाए कि क्या ज़्यादा है, लाल गुलाब या टोटल फ्लावर्स ही ज़्यादा है, एक 5 साल का बच्चा कहेगा लाल गुलाब ज़्यादा है।
यानी वो क्लासिफिकेशन करना सीख गया कि लाल गुलाब अलग है, सफ़ेद गुलाब अलग है। उसके लिए सारे गुलाब नहीं है, उसके लिए लाल गुलाब अलग हो गए, सफ़ेद गुलाब अलग हो गए। यानी वो रंग के आधार पर फूलों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना सीख गया है। यानी किसी एक क्वालिटी के आधार पर बच्चा अपना जो है चीज़ों का क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। देन वी कम टू द थर्ड क्वालिटी, दैट इज सीरिएशन। सीरिएशन मतलब कि चीज़ों के किसी एक डायमेंशन के आधार पर उनको किसी सीरीज में अरेंज करना। यानी अगर उसे 6 बॉल्स दी गई हैं और 3 प्लेट्स दी गई हैं, बच्चे को अगर कहा जाए कि इसको साइज़ के हिसाब से अरेंज करिए, तो बच्चा 6 बॉल्स को बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा करके अरेंज कर दे। तो इस एबिलिटी को हम सीरिएशन कहते हैं, और यही एबिलिटी बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। देन वी हैव इंडक्टिव रीजनिंग। प्याजे ये मानते हैं कि बच्चों में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो काफ़ी अच्छे रूप से डेवलप हो जाती है। यानी विवेचनात्मक क्षमता बच्चे में अच्छी से डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जब किसी कैट के संपर्क में आता है, किसी बिल्ली के संपर्क में आता है, तो उसकी आंखों में खुजली आनी शुरू हो जाती है, नाक में से पानी शुरू हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है। कई बार ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद बच्चा धीरे धीरे इस पूरी स्थिति की विवेचना करके इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि उसे कैट से एलर्जी है, और अगली बार वो कैट के पास जाने से कतराने लगता है। दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग, यानी परिस्थितियों की विवेचना करके एक कंक्लूजन पे बच्चा पहुंचने की क्षमता डेवलप कर लेता है। दिस इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, दिस इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 वर्षीय बच्चे और उससे ऊपर की एज के बच्चों में होती है। इस स्टेज में बच्चा अब बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सीखता है, सोचना शुरू कर देता है। हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथेटिकल जो चीज़ें काल्पनिक चीज़ें हैं या काल्पनिक सिचुएशंस को इमेजिन कर लेता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है। जहाँ तक एब्स्ट्रैक्शन की बात है, यानी अब उसके विचारों की जो बाउंड्री है वो फैलती जा रही है। उसके विचार अब जो सामने हैं, जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं जिसको उसने देख लिया है या जो अनुभव वो कर चुका है, वहीं तक ही सीमित नहीं है, वो काल्पनिक अनुभव भी मन में सोचना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों को यदि पूछा जाए कि अगर आपकी तीसरी आँख होती तो आप उसे कहाँ लगाते? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे बहुत ही, उनकी सोच का दायरा लिमिटेड होता है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे अपने ही माथे या बाकी दोनों आँखों के आसपास ही तीसरी आँख को लगाने की बात करते कि हम हमारे फोरहेड पे, हमारी ललाट पे लगा देंगे तीसरी आँख। बट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे अब ज़्यादा, उनकी सोच का दायरा बढ़ गया है। वो अब बहुत सारी पॉसिबल बातें बता सकते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी तीसरी आँख होती तो आप कहाँ लगाते, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं। जैसे कि हम हमारे हाथ पे लगाते हैं ताकि हम कोनों में देख सकें, किसी चीज़ के नीचे भी देख सकें। हम हमारे सर के पीछे आँख लगाते हैं ताकि पीछे क्या हो रहा है हम देख सकें। कहने का अर्थ ये है कि बच्चों में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ आइडियाज़ आने लगते हैं, बच्चों की सोच की सीमाएं और भी ज़्यादा फैलने लगी हैं। बच्चे अब वैसी चीज़ें भी सोचने लगे हैं जो उन्होंने कभी सोची नहीं, देखी नहीं। देन वी हैव डिडक्टिव लॉजिक, यानी निगमनात्मक योग्यता। निगमनात्मक योग्यता का अर्थ ये है कि अब बच्चा 2-3 परिस्थितियों को सोच के, समझ के कुछ ऐसा कंक्लूजन निकाल लेता है जो उन परिस्थितियों में कहीं नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाले बच्चे को ये कहा जाए कि A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि इसका मतलब यदि A B के समान है, B C के समान है, तो A और C समान हो सकते हैं। पर एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा ये डिडक्टिव थिंकिंग कर लेगा कि इफ A is equal to B and B is equal to C, then A can be equal to C। इस किस्म की डिडक्टिव थिंकिंग जो है, जो कि आमतौर पर साइंस में, मैथमेटिक्स में बहुत हेल्प करती है,
ये डिडक्टिव थिंकिंग बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट, इस समय बच्चा अपने पुराने एक्सपीरियंसेस पर ही निर्भर नहीं करता, बट ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शंस भी कर लेता है जो कि उसने अभी तक एक्सपीरियंस किए ही नहीं हैं। वो अपनी गतिविधियों के परिणाम ऐसे भी सोच लेता है जो आज तक नहीं आए। सो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद करती है उसको एब्स्ट्रैक्ट थॉट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब तक बच्चे ट्रायल एंड एरर पे काम कर रहे थे। अगर बच्चे को कुछ चाहिए तो वो करेगा, फिर फेल होगा, फिर करेगा, फिर फेल होगा, और फिर कुछ ना कुछ करते हुए सफलता प्राप्त करेगा। पर एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा अपने दिमाग में ही अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को रन करेगा और फिर फाइनल सोल्यूशन पे दिमाग में ही पहुंच जाएगा और प्लानिंग के आधार पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सो सिस्टमैटिकली और लॉजिकली, मेथोडोलॉजिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता भी इस समय बच्चे में विकसित होती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, इस समय बच्चा सीखता है व्हाट इफ, यानी अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। आप मान के चलें कि 12 साल और उसके ऊपर के बच्चे ऐसी चीज़ें जो अभी तक संभव हुई ही नहीं, जो शायद आगे भी शायद संभव ना हो पाए, बट वो ऐसी चीज़ों में भी सोच के बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल लेते हैं। व्हाट इफ, यदि ऐसा हुआ हो तो, या ऐसा हो जाए तो, यानी वो ऐसी चीज़ों को इमेजिन करते हैं जो नहीं है, जो हुई ही नहीं है, बट हाइपोथेटिकली इमेजिन करके और डिडक्टिव रीजनिंग कर लेते हैं। वो ऐसी चीज़ों को भी सवालों का जवाब दे देते हैं। यदि राम के पास 6 एप्पल हैं और श्याम के पास 10 एप्पल हैं, अब ना तो राम उसके सामने है, ना उसके हाथ के एप्पल उसको दिख रहे हैं, ना श्याम उसके सामने है, ना उसके हाथ के एप्पल उसे दिख रहे हैं, परंतु दोनों ही केसेस को हाइपोथेटिकली इमेजिन करके और वो आगे की सोच बना लेता है। सो दिस इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ये मानते थे अपनी इस कॉग्निटिव थ्योरी में कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ नई जानकारी को अटेन नहीं करते या पुरानी जानकारी को उसमें मिलाते ही नहीं हैं, बल्कि बच्चे अपनी सोचने विचारने की क्षमता को बहुत अलग तरीके से क्रियान्वित करते हैं वयस्कों के तुलना में। पियाजे ये मानते थे कि एक 7 साल का बच्चा एक 2 साल के बच्चे से ज़्यादा समझदार या ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। जो 2 साल का बच्चा चीज़ों को बस अलग तरीके से करता है, उसकी सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो पियाजे उम्र के हिसाब से आप में इंटेलिजेंस बढ़ती है ये सोचने की बजाय वो इस चीज़ पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि उम्र के साथ आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को करने का तरीका, सोचने समझने का तरीका मात्र बदलता है, जिसके आधार पर आप नई जानकारी को अचीव करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी को जाना, उसके अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और 4 स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस को जाना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इस टॉपिक पर नोट्स के लिए प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू ऑल वेरी मच।